नेक्स्ट हेडिंग आती है भाई काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। खनन का मतलब होता है भूमि को खोद कर निकाले जाने खनिज पदार्थों को खनन कहा जाता है। भूमि को खोद कर निकाले जाने वाले खनिज पदार्थों की प्रक्रिया को, यानी कि खोदने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। ठीक है, तो खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागान और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती भी की जाती थी। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत ही कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं देते थे। ये कह रहा है कि भाई जो काम के लिए जो आदिवासी अपने जंगलों को छोड़कर जब गांव की तरफ चलने लगे तो उनके सामने काम जो रोज़गार की तलाश, यानी कि काम की तलाश की भी एक समस्या आई। जब उनको काम दिया जाने लगा तो उस काम के बदले उन्हें बहुत ही कम वेतन भी दिया जाता था तथा उनको जब वो घर जाने के लिए कहते थे तो उन्हें घर भी नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई नज़दीक से देखने पर। 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों और व्यवहारों पर लगी पाबंदी, नए करों और व्यापारी महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में तथा 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह भी हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था। तो यानी कि ये जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्रोह बता रखे हैं आदिवासी विद्रोह हैं। तो पहला विद्रोह है इसमें 1831 में, 1832 में, ये है कोल आदिवासियों द्वारा। ठीक है, मतलब किसके खिलाफ? एक तरफ तो थे आदिवासी, दूसरी तरफ थे अंग्रेजी यानी औपनिवेशिक शासन। ठीक है, अंग्रेज। तो ये कोल था 1931 में। दूसरा है 1855 में संथाल और 1910 में है बस्तर में वर्ली विद्रोह और 1940 में है महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। एक एक नंबर के छोटे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन टेस्ट के अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई बिरसा मुंडा, यानी कि जो बिरसा जो व्यक्ति था वो कौन था, कैसे उनके जीवन की क्या कहानी थी वो पढ़ते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य भारत में हुआ। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में, यानी कि कोई एक फिक्स वर्ष नहीं दे रखा, 1870 के दशक दे रखा है, यानी कि 1861 से 1870 के बीच हुआ। कब हुआ ये नहीं बता रखा। ठीक है, उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से पहाड़ों के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदारों को विद्रोह का आहन करते हुए भी देखा था। बिरसा के समुदायों के ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के पीड़ा से मुक्त होकर के पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके की मूल निवासी होंगे, वो उनके वहाँ के वंशज मानेंगे और अपनी ज़मीन की लड़ाई भी लड़ेंगे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्होंने मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का युग साम्राज्य हासिल कर सकता है जो अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतों को छोड़ देते हैं तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ ही समय बिताया था। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता एवं दया पर जोर दिया।
अपनी किशोर अवस्था में बिरसा अपने जिन विचारकों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने अपनी मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जो मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। तटबंध बांधते थे कि कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने ब्रादरों और रिश्तेदारों का खून भी नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानते थे। अंग्रेज़ों को भूनीतियों की उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दे रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनती जा रही थी। मिशनरी और उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों से सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा भी सुनाई। 1897 में जब वह जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, जहां आह्वान करते रहे थे उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे थे। उन्होंने थाने और चर्चों पर भी हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्ति पर भी धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो ये क्वेश्चन बनता है भाई कि बिरसा राज का झंडा किस रंग का होता था, तो वो सफ़ेद रंग का होता था। ठीक है। सन 1900 में बिरसा को हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, उसे औपनिवेशिक सरकार के ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, उसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीक के लिए जरिए इस काम का अंजाम दिया। ठीक है भाई, ये आपका चैप्टर था। और इस चैप्टर में ये वाला जो आपका इधर जो बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो भी आपने अपनी सेल्फ नोटबुक में लिख लें। पहले जैसे बताया था, साल था, एक महुआ शब्द था, एक प्रतिभूमि थी। ठीक है। और एक ये इधर दे रखा है वैष्णव वे लोग होते थे जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ठीक है। उसके बाद ये अभ्यास के प्रश्न है, ये आपने करना है। पहला प्रश्न आपने करना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न नहीं करना, रॉन्ग आंसर, ट्रू आंसर ये नहीं करना आपने। ठीक है। और उसके बाद ये आपने करने, ब्रिटिश शासन के तहत मंटू काश्तकारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है भाई, ये आपको काम बता दिया जाए।